चलिए प्रॉब्लम लिखिए। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a body starts from rest and moves with acceleration 1 meter per second square. A body starts from rest and moves with acceleration 1 meter per second square for 30 seconds. A body starts from rest and moves with acceleration 1 meter per second square for 30 seconds. Then for next 1 minute, it moves with constant speed. A body starts from rest, moves with acceleration 1 meter per second square for 30 seconds. Then moves with constant speed for 1 minute. And then starts retarding. Acceleration मैंने दिया क्या कितना है? 1 meter per second square for 30 seconds. Then moves with constant speed for 1 minute and then starts retarding with retardation 0.5 meter per second square. Then starts retarding with retardation 0.5 meter per second square. Then starts retarding with retardation 0.5 meter per second square. Determine average speed. Determine average speed. Then starts retarding with retardation कितना? And finally comes to rest. हमसे पूछिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी वो? बेटा जी वो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 से तब लगता है जब स्पीड कांस्टेंट रही हो। पूरे t1 के लिए v1 स्पीड रही हो, t2 के लिए v2 रही हो, t3 के लिए v3 रही हो। कैसा है? फिर हम फार्मूला का डेरिवेशन इसीलिए करते हैं ताकि हमको मालूम रहे कि वो फार्मूला किन परिस्थितियों में डिराइव किया गया था। अंडरस्टूड? That identity holds good only in case one body is moving with constant speed. Suppose for time interval t1 it moves with constant speed v1, for time interval t2 it moves with constant speed v2, and likewise for t3 it moves with constant speed v3. Then only average speed is determined in this manner. Here it is not happening so. Whenever you are there to find out average velocity in any case, always it is given by net displacement upon net time. आप total displacement निकालिए और total time से divide कीजिए। क्या करेंगे अथर्व? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। करिए। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो t गोज टू 0 पे उसकी स्पीड कितनी थी बेटा? 0। t गोज टू 0 पे उसकी स्पीड 0 थी। अब यहाँ से वो कब तक चला? 30 सेकेंड्स तक। वो कितने एक्सीलरेशन से चला? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई करेक्ट? इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड वाज 0, स्टार्टेड मूविंग विद सम एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t गोज टू 30 सेकेंड तक वो ऐसे चलता रहा। देयर आफ्टर अगले 60 सेकेंड, मतलब कुल मिलाकर कितने सेकंड हो गए? 90 सेकंड तक वो कैसे चला? इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड एंड देन स्टार्ट्स रिटार्डिंग विथ रिटार्डेशन हाउ मच? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. If retardation is this, it means that acceleration would be negative. Say, and finally किसी जगह पर जाकर क्या हो गया? वो रेस्ट में आ गया. फाइनली किसी जगह पर जाकर वो काहे में आ गया? इस पूरी जर्नी में मुझसे क्या पूछी है? एवरेज वेलोसिटी. भाई स्टार्ट यहाँ से शुरू हुआ, चलता रहा 30 सेकंड तक चला. उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चला 60 सेकंड के लिए, मतलब टोटल इंटरवल हो गया 90 सेकंड का. और उसके बाद में आई डू नॉट नो फॉर हाउ मच टाइम इट मूव्ड, बट फाइनली इट कम्स टू रेस्ट. वी आर देयर टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी. से
व्हाट टू डू, देखो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें ये टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट चला, दैट वी आर देयर टू फाइंड आउट। वी शैल डिटरमाइन कि कितनी एवरेज वेलोसिटी, कितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट चली और कितना टोटल टाइम चला। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट चला और टोटल कितना टाइम चला। तो ये जर्नी 3 पार्ट्स में बटी हुई है, ये जर्नी 3 पार्ट्स में बटी हुई है। पहला पार्ट 1, इस पहले पार्ट 1 में अगर मैं उसकी स्पीड निकालूं तो स्पीड निकालता हूं मैं, चूँकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो कितनी स्पीड आई, शुरुआत में इतनी थी सर ये था इतना, तो कितना आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई 30 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद इतनी वेलोसिटी आ गई, और इतने टाइम में अब उसने डिस्प्लेसमेंट कितना चला वो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट तुम या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो या फिर थर्ड, आइदर ऑफ दोस टू। बोलो कौन सी लगाऊं, सेकंड लगाऊं, तुमने सेकंड लगाई तो मैं थर्ड लगाता हूं, ठीक है भैया, ये लगा देता हूं। फाइनल स्पीड तुम्हारे पास आ चुकी है, इनिशियल स्पीड इतनी थी, एक्सेलरेशन 1 था, डिस्प्लेसमेंट माना कि S1 है। सॉल्विंग दिस विल गिव यू कितना, S1 की वैल्यू 450 मीटर। एल्स यू कैन डू एस इज टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, u 0 है, टाइम 630 है, हाफ a की वैल्यू 1 है, 30 का स्क्वायर करोगे 900/2 485 होता है। तो ये तो कहानी हो गई कौन सी जर्नी की, फर्स्ट वाली जर्नी की। बोलो सुनाई नहीं दिया मुझको। अब सेकंड पार्ट में क्या हुआ, सेकंड पार्ट में इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। सेकंड पार्ट में वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो जब कांस्टेंट स्पीड रहती है सो डिस्टेंस कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग डील। कांस्टेंट स्पीड के केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। हाउ मच यू गेट, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड है 30 और टाइम है 60। बोलो स्पीड है 30 और टाइम, क्योंकि पूरी जर्नी में उसकी स्पीड कितनी बनी रही, 30 बनी रही, से स्पीड बनी रही 30। तो आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आइडेंटिटी तब लगाते हो जब स्पीड कांस्टेंट हो। दिस आइडेंटिटी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होल्ड्स गुड ओनली स्पीड इज कांस्टेंट। जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहे तभी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम रहेगा, अदरवाइज ये नहीं रहेगा। बोलो कहिए। और तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या ये आया, अभी तीसरे पार्ट में अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस भी निकालनी है और टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालें, हमें यहाँ पर अभी डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं काम करूँ कौन सी आइडेंटिटी लगाऊँ, थर्ड वाई लगाऊँ कि सेकंड वाई लगाऊँ, मैं सेकंड वाई लगाता हूँ, पर उसके लिए पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसमें टाइम कितना लगा, तो इसमें देखो इनिशियल इक्वेशन लगाता हूँ v = u + at। मुझे एक बात बताओ, इसमें इनिशियल स्पीड कितनी है, 30 है भाई। यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड 30 हो गई, फिर कांस्टेंट रही तो 30 रही, और फाइनली रेस्ट पे आ गया वो। और a चा मान -0.5 आया भाई। टाइम इधर कितना मालूम नहीं, t3 निकाला, तो t3 की वैल्यू तुम आराम से निकाल के देखो, 30/0.5 ये ना कितना आ जाएगा। तो इस केस में जो टाइम रहेगा वो कितना आएगा, 60 सेकेंड। तीसरी बार वाले पार्ट में टाइम कितना रहा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट मैं सेकंड इक्वेशन से निकाल लेता हूँ। चलो S3 = कितना, u × t + हाफ a कितना और टाइम कितना, निकालिए। 1800 3600/4 900 सॉल्व करके देखो, फाइनली ये कितना आ रहा है, 900 मीटर। कुछ समझ में आया, नहीं आया समझ में, कृष्णम आर्यन। हमने देखो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, वी आर देयर टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड घिसी पिटी सी बात है, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, एवरेज स्पीड का एक ही मतलब होता है टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट चला बाबा, उसको टोटल टाइम से डिवाइड करने का चैप्टर शुरू होते से ही ख़त्म हो जाता है बस।
तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए था तो ये वाला निकालेंगे प्लस ये वाला निकालेंगे प्लस ये वाला निकालेंगे। फिर टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में ये टाइम पता है, ये टाइम पता है, पर ये टाइम नहीं पता था, इसलिए यहाँ पर टाइम भी निकालना पड़ा कि नहीं। अब तुमको क्या करना था, तुमसे क्या कहा बड़े बुजुर्गों ने, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी भाई, अपन ने पहले इतना सब कुछ सॉल्व कर लिया, S1 निकाल दिया, S2 निकाल दिया, S3 निकाल दिया। अभी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 450 प्लस 1800 प्लस 900, और टोटल टाइम कितना, पहली बार का 30 है, दूसरी बार का 60 है, और फिर तीसरी बार का फिर से कितना है। यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी से कर लो, कर लिया। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली, समझ में आया, बोलो। अब ये जो मैंने मेथड तुमको एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने वाली बताई बेटा, मैं अब इसमें ना तुम्हारे को, ये मैथमेटिकल मेथड थी, लेकिन इससे आसान, इससे सुलभ सरल मेथड दूसरी है हमारे पास। मैंने देखा था, मैंने मेरी इन्हीं बड़ी बड़ी आँखों से देखा था, जब गुस्से में रहती है मेरी आंखें तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, इसको अभी मैं ग्राफिकल मेथड से करने जा रहा हूँ। कौन सी मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत में स्पीड 0 थी, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगी तो स्पीड और टाइम के बीच में बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। 30 सेकंड तक वो ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चली। सो व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। से नाउ फॉर नेक्स्ट 60 सेकंड्स इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अगले 60 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से चली। अरे बोलो। उसके बाद इट स्टार्ट्स मूविंग विद सम रिटार्डेशन। ये किससे चली है, रिटार्डेशन से। बोलिए। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चली, फिर कांस्टेंट स्पीड से, और फिर रिटार्डेशन से। ऐसी कुछ कहानी आई। अरे आई या नहीं आई। अब पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, फिर कांस्टेंट स्पीड से, और फिर रिटार्डेशन से। ये कितनी देर के लिए हुआ, ये 30, फिर ये 60, तो टोटल कितना हो गया ये। ठीक है, बोलो। और ये वाला टाइम मैं T3 मान लेता हूँ। ये वाला टाइम मैंने कितना मान लिया, T3। अभी सुनो, ये मैंने मान लिया। अब यहाँ मैंने एंगल थीटा माना, θ1 मान लिया। चलो, तो पहले वाले केस में A बराबर कितना, tan θ1 बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो ये वाली स्पीड मैंने v मान ली, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, v, और बेस कितना होगा इसका, 30। बोलो होगा। और A की वैल्यू कितनी दे रखी तुम्हारे को, आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार था मेरे को। ठीक भैया। अरे बोलो। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है v और बेस है 30। परपेंडिकुलर है v और बेस कितना है, तो v की वैल्यू 30 आ गई। बोलो आ गई, बोलिए। अब उसके बाद ये अपना हो गया। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो, पहले वाले केस में। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S1। कैसे निकालोगे, इसका एरिया हाफ
या अपन इकट्ठे ही निकाल लें, या चलो निकालते हैं। हाफ परपेंडिकुलर जो कि है 30 और बेस वो भी है 30, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 450 मीटर। क्या समझ में आया ये? 450 मीटर। भाई आपने क्या करा, tan θ1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन देता है, तो एक्सीलरेशन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v की वैल्यू आ गई। अरे बोलो। फिर उसके बाद में इसमें इसका अपन एरिया निकाल देंगे, सो दिस एरिया विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट होगा 450 मीटर आ गया ये। बोलो। चलो अब उसके बाद अगला काम क्या? उसके बाद अगला काम अपन ये वाले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, इसको अपन बोलते हैं S2। तो ये क्या होगा? दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 30 इंटू 60 परपेंडिकुलर, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ से 1800 मीटर। एम आई करेक्ट? और तीसरा केस कौन सा? ये वाला। तो यहाँ एंगल मैंने θ2 मान लिया, तो A बराबर कितना? tan θ2 इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर वो होगा -30 और बेस कितना? सो बेस मान लिया T3 से tan θ क्या होगा? परपेंडिकुलर जो कि 30 और आगे माइनस क्यों लगाया? कम हो रहा है। और इस ये कितना दे रखा है तुम्हारे को? -0.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 अपॉन ये कितना आ गया? 60 सेकेंड। और रही बात इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, कितना आ गया ये? फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला। आइदर तुम ऐसा भी कर सकते थे कि पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते। बोलो। यू कुड मूव इन दैट मैनर कि तुम किसका एरिया निकाल लेते? ट्रेपेजियम का। बोलो। करो। हो गया? दोनों मेथड से लिखो। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration alpha. A body starts from rest and moves with constant acceleration alpha for some time. A body starts from rest and moves with constant acceleration alpha for some time. Body starts from rest and moves with constant acceleration alpha for some time. After attaining maximum velocity, after attaining maximum velocity, it starts retarding with constant retardation beta. After attaining maximum velocity, it starts retarding with constant retardation beta. After attaining maximum velocity, it starts retarding with retardation beta. After attaining maximum velocity, it starts retarding with constant retardation beta. ठीक है? And finally comes to rest. And finally comes to rest. And finally comes to rest. है? If total time taken by body is t, if total time taken by body is t, if total time taken by body is t, if total time taken by body is t,
इफ टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी इज टी, then find average velocity. Find average velocity. If total time taken by body is t, find average velocity. आंसर मुझे अल्फा बीटा और टी की टर्म्स में चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। वी क्या है क्वेश्चन में? वी कहीं दे रखा है क्या? अरे मेरी बात सुनो तुम मेरी बात सुन लो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आंसर हमेशा उन्हीं पैरामीटर के टर्म्स में होना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें 3 पैरामीटर्स दे रखे हैं, अल्फा बीटा और टी दे रखे हैं। क्या दे रखा है? एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है, टी दे रखा है। सो यू डिराइव आंसर इन टर्म्स ऑफ दोज ओनली। डू इट, करिए। जी हुआ? देखो t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी की स्पीड कितनी है? फिर किसी टाइम t1 तक मान लेते हैं। कोई t1 मान लेगा, कोई t डैश मान लेगा, कोई x मान लेगा। जनरली हमारा काम क्या होता है, हमको जब भी कुछ एज्यूम करना होता है तो हम उसे x मान लेते होते हैं। बट अभी अपन अलग अलग पैरामीटर्स में खेलते रहेंगे। तो टाइम t1 तक उसका एक्सेलरेशन कितना रहा? अल्फा रहा। फिर चलते 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 फाइनली कितने टाइम बाद, टाइम t के बाद वो जाकर वापस से क्या हो गई? और इस समय इसका एक्सेलरेशन कितना रहा? माइनस बीटा। बोलो, पहले स्पीड तक बढ़ती रही, उसके बाद फिर स्पीड क्या होने लगी? उसकी कम होने लगी। कहो एक समय तक उसकी स्पीड क्या हुई सर? t इक्वल्स टू 0 पर उसकी स्पीड 0 थी। किसी टाइम तक, मुझे नहीं मालूम कितना टाइम तक, स्पीड बढ़ती रही। फिर उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? घटना शुरू हो गई। टोटल टाइम t है, दे रखा है वो तुमको। टोटल टाइम कितना है? t है, वो दे रखा है तुम्हारे को। तुमसे पूछा है क्या? एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, जैसा पिछले सब में अपन ने करा। क्या करेंगे हम? इस जर्नी को 2 पार्ट्स में मान लेते हैं। पहला पार्ट तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू कितना? u प्लस ए टी। बोलो, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये v आ गया, ये आ गया स्पीड यहाँ पर इतनी। और इस समय ये समझ में आया? और इस समय स्पीड कितनी हो जाएगी? तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ut1 बोलो, ठीक है। ये आया, ये जर्नी का पहला पार्ट हो गया। अच्छा, जर्नी का दूसरा पार्ट क्या होगा? जर्नी का दूसरा पार्ट क्या होगा? फाइनली स्पीड 0 हो गई, इनिशियल स्पीड v थी, एक्सेलरेशन माइनस b, और टाइम कितना इस बार? t माइनस t1। बोलो, टाइम जो रहा वो ये रहा। इस भाई टोटल टाइम t लगा, तो रिटार्डेशन में टाइम कितना लगा? रिटार्डेशन में टाइम t माइनस t1 लगा कि नहीं लगा? भाई यहाँ आने के बाद जो उसने स्पीड एक्वायर करी, यहाँ आने के बाद जो स्पीड उसने एक्वायर कर ली, वो अगली जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? इतनी जर्नी के लिए जो फाइनल वेलोसिटी थी, वो सेकंड वाली जर्नी के लिए कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। अच्छा, यहाँ से एक काम करो, यहाँ से तुम t1 की वैल्यू निकालो। तो t1 की वैल्यू कितनी होगी? t की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, समझ गए? अब इसको इधर ले आओ। तो ये बीटा इंटू t माइनस t1,
इज इक्वल टू हो जाएगा v, और ये बीटा t1 की वैल्यू कितनी, एम आई करेक्ट? या एक काम करो, चलो ये इससे तुम्हारे पास क्या आया, t माइनस t1 इज इक्वल टू v अपॉन बीटा। अब यहाँ से t1 की वैल्यू पुट प्लेस करो, ठीक, एलसीएम ले लोगे तो t इक्वल्स टू v कॉमन निकाला तो बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, इससे v की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो v आ गया, पर ये अपने को वो नहीं आई है, एवरेज वेलोसिटी नहीं आई है। ये अपने कौन सी वेलोसिटी आई है, यहाँ आने के बाद जो आई, मतलब दैट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। बोलो, समझ में आ गया? ये आ गया, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ तक ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सी वेलोसिटी आई है, इनिशियल, मतलब ये जर्नी की मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है, ये जर्नी की क्या आ गई है, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब तुम लोग कोशिश करो, इसके बाद करो करो, तुम्हारा आंसर क्या है, तुम ये बताओ। नहीं, v/2, v क्या है, v क्या है, v वही तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे से यार, तुम समझ ही नहीं रहो बात को। आंसर उन्हीं पैरामीटर के टर्म्स में होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। कौन सी स्पीड आई है, ये मैक्सिमम स्पीड आई है। तुमसे मैक्सिमम पूछी थी क्या, तुमसे क्या पूछा है, एवरेज। एवरेज के लिए तुम्हें टोटल डिस्टेंस चाहिए, बोलते नहीं हो आज तो तुम यार, बहुत नाराज रहते हो मेरे से तुम लोग। तुम्हें क्या पूछा है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालने के लिए तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगी और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। एक अच्छी बात है कि टोटल टाइम तो दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है कि नहीं, दे रखा है। तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, चलो यहाँ निकालो, पहली वाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। मान लिया डिस्टेंस s1 है, कहो ना, ठीक है। अब v की वैल्यू तुम निकाल चुके, यहाँ से आई कि नहीं आई, v की वैल्यू वहाँ प्लेस कर दो, वो जो वैल्यू आई है वो यहाँ प्लेस करो, तो अल्फ़ा बीटा टी। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये पहले कैसे लिख दिया, मतलब एक्चुअली चलो मैं तुम्हारे लिए, यहाँ तक समझ में आया ना। अब पहली वाली जर्नी में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाया, इनिशियल स्पीड कितनी और v की वैल्यू कितनी, बोलो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, S1 की वैल्यू कितनी आ गई, S1 की वैल्यू। अभी अपन इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसा कैसे रहने देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। बोलो, अब फिर अपन सेकंड वाली जर्नी के लगाते हैं। सेकंड वाली जर्नी में फाइनल स्पीड इतनी हो गई, सेकंड वाली जर्नी में फाइनल स्पीड इतनी हो गई, इनिशियल स्पीड v थी, एक्सीलरेशन माइनस बीटा, डिस्टेंस s2, तो ये 2 बीटा s2।
ठीक है, तो ये आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? S1 प्लस S2, बोलो। v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। इसमें से क्या कॉमन आ गया? करेक्ट। v की वैल्यू कितनी? अल्फा बीटा टी अपॉन क्या? अभी क्या होगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ क्या? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बोलो। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? अल्फा बीटा से एक अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? और अल्फा प्लस बीटा से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये क्या आई तुम्हारे पास? टोटल डिस्टेंस आ गई। आ गई टोटल डिस्टेंस। अब तुमसे क्या पूछा है? अब करो, मैं नहीं कर रहा। समझ में आया मैंने क्या करा? समझ में आया या नहीं आया? देखो हुआ क्या, देखो प्रॉब्लम को तुम समझो, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम। मुझे नहीं मालूम कितने टाइम के लिए चली। मैंने मान लिया T1। मैंने T1 माना, मेरा दोस्त T0 मानता, कोई उसको T डैश मानेगा, कोई उसको X मान लेगा, कोई उसको कुछ और मान लेगा। मैंने T1 मान लिया। T1 टाइम तक वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चली, और उसके बाद फिर वो रिटार्डेशन से चलना शुरू हुई और फाइनली रेस्ट में आ जाती है, और टोटल टाइम कैपिटल T लगा। तो मैंने मान लिया कि एक्सीलरेशन वाला टाइम लगा उसको T1। अगर एक्सीलरेशन वाला टाइम T1 लगा तो बाकी रिटार्डेशन वाला टाइम कितना लगा होगा? ये स्पीड v है, इनिशियल स्पीड 0 थी प्लस अल्फा T1, तो ये T1 की वैल्यू आई। अरे कहो। फाइनली स्पीड 0, इनिशियल स्पीड v थी, एक्सीलरेशन इतना था, टाइम इतना था। बोलो। T माइनस T1 इज इक्वल टू ये। और T1 की वैल्यू कितनी? T1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के अपन ने यहाँ रख दी, v कॉमन निकाला, फिर एलसीएम लोगे, बीटा यहाँ, अल्फा यहाँ, बाकी अल्फा बीटा, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो v आ जाएगा। तो मैंने कहाँ बोला कि गलत है? मैंने बोला था कि गलत है? मैंने तुमसे पूछा था v क्या है, तुम बता ही नहीं पाए। याद करो, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि तुम्हारा आंसर गलत है। मैंने तुमसे बोला v क्या है, तुम्हारे पास उसका आंसर था क्या? और मैं फिर पाँच बार बोल चुका हूँ, छठी बार फिर बोल रहा हूँ, आंसर मुझे v की टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे आंसर उन पैरामीटर के टर्म्स में चाहिए जो क्वेश्चन में दिए हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है तुमको? अल्फा बीटा और टी। तो अल्फा बीटा और टी के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। और 2 3 4 5 6 की एक अलग बात होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है। आ रही बात समझ में? तो आंसर तुमने बोला v/2। अब प्रश्न बनाने वाला बैठ के समझे यार, इस पर v का मतलब क्या, v का मतलब क्या, v का मतलब क्या, ये समझेगा क्या? वो तो ये देखेगा कि मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है। ये 3 चीज़ें दी थी, 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ मिलेगी तो खट से काटेगा और आगे बढ़ जाएगा। घटा अलग नहीं किया बच्चे ने, सही समझ रहे हो बालक? क्या कह रहा हूँ मैं? What are the parameters which are given to us in problem? We have to find answer in terms of those parameters only. There should not be anything else. Understood? That you have copied already? Average velocity. एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरा ना पेट भरा हुआ बेटा, ठीक है, मैं रिश्वत देने से मना नहीं करता हूँ
जब जब तुमको मार्क्स चाहिए मैं उसको बोल देना, मैं दे दूंगा तुमको यूँ भी। उससे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, कर लिया। तो किस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, क्लियर हुआ भैया? हाउ शैल वी फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमने निकाला। इसके अलावा हमारे पास और तरीका भी हो सकता है इसको करने का। क्या? इस एक्सिस पे लिया टाइम प्लीज, और इस एक्सिस पे स्पीड। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी। अपन अच्छाई पकड़ लो, उसकी बुराइयों को छोड़ दो। बुराइयों को अपने को छोड़ देना है। होगी उसमें बुराइयाँ, अपन उसको देखो ही मत। क्यों देखो? अपन किसको देखो? अच्छी चीज़ों को देखो। वाल्मीकि जी का नाम सुना है? वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी, तुमको पता हो। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और बाद में तुलसीदास जी ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो वाल्मीकि जी जो थे वो क्या, उनकी कुटिया में बैठे थे। कुटिया उनकी एक झोपड़ी टाइप होती थी, तो उसमें वो झोपड़ी में बैठ कर कुछ प्रवचन दे रहे थे। वो बैठकर बहुत सारी अच्छी चीज़ें बातें बता रहे थे। ऐसा करो, वैसा करो, माता पिता का सम्मान करो, अपने छोटों को इसके साथ में स्नेह रखो, किसी पर भी कुछ ऐसा जो है वो, किसी के साथ भी कुछ गलत मत करो, किसी का शोषण मत करो, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें बता रहे थे। वो 25-30 लोग बैठ कर उनके प्रवचन भी सुन रहे थे। अब एकदम से एक आदमी आया भागते भागते, और वो बोलने लग गया, सबको भड़काने लग गया। अरे तुम किस पाखंडी की बात सुन रहे हो? ये जिसकी बात सुन रहे हो, जो प्रवचन दे रहा है, इसका खुद का अतीत बहुत बेकार है। बोला ये डाकू था, चोर था, इसने पता नहीं कितने पशुओं का वध करा है, कितनी महिलाओं को इसने जो है वो विधवा कर दिया है, इसने कितने लोगों का वध करा है, कितने लोगों को लूटा है, कितनी जगह चोरी करी, कितनी जगह डाका डाला है। दुनिया भर की उसने बातें बता दी वाल्मीकि जी की। सबको लगा रहे हाँ यार, ये तो जो बात बोल रहा है ये तो गलत बात है। मतलब ये तो क्या, खुद जो अपने को प्रवचन दे रहे तो खुद तो बहुत बेकार इंसान रहे। वह कहावत होती है ना, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसी कहावत है उनके लिए कि भैया इन्होंने खुद ने तो खूब चूहे मार दिए, और अब जो है वो बड़ी बड़ी संतों वाली बातें कर रहे हैं। तो जब वो उस बंदे की बात सुनी, तो जितने वहाँ पर लोग बैठे हुए थे वो सब उठ के भाग गए। सब उठ के भाग गए कि भाई अपन इस पाखंडी की बात क्यों सुने? ये पाखंडी जो अपने को अच्छी चीज़ें बता रहा है, खुद तो क्या रहा है, बहुत खराब रहा है। सब उठ के भाग गए। एक बंदा वहाँ पे बैठा रहा, एक बंदा नहीं गया, बाकी सब चले गए। तो वाल्मीकि जी ने बाद में उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं गए भाई? जब तुमने मेरा अतीत सुन लिया, मेरी कमियाँ इतनी सारी जान ली, तुमने मेरी इतनी सारी खामियाँ जान ली, तो तुम उठकर क्यों नहीं गए? तो वो व्यक्ति वाल्मीकि जी को कहता है कि वाल्मीकि जी, आप भले ही अतीत आपका बहुत ख़राब रहा हो सकता है अतीत क्या, हो सकता है आपका वर्तमान भी बहुत ख़राब हो, लेकिन आप हमें जो बता रहे हो ना, वो अच्छी बातें बता रहे हो। तो मैं अच्छी बातें सीखने के लिए यहाँ आता हूँ। आप हमें अच्छी बातें सिखा रहे हो, हम अच्छी बातें सीख रहे हैं। जिस दिन आपने हमें बुरी बातें सिखाना शुरू कर दी, तो फिर भले कोई आकर व्यक्ति मुझे बोले या ना बोले, मैं तो खुद ही यहाँ पर नहीं आऊँगा। क्या लेसन लर्न किया हमने? हमें अच्छी बातें सीखनी है। वी डू नॉट गिव अटेंशन टूवर्ड दैट थिंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। ही मे बी, हिज हिस्ट्री माइट बी समवट काइंड ऑफ कल्प्रिट। आज उसका जो वर्तमान, उसका जो प्रेजेंट है, वो भी बेकार हो सकता है, लेकिन ओनली थिंग इज दैट व्हाट काइंड ऑफ लेसन वी आर लर्निंग फ्रॉम हिम। सो यू पीपल व्हेन आर लिविंग विथ सम अदर पीपल, व्हेन यू आर स्टडिंग विथ सम अदर पीपल इन योर क्लास, इन योर हॉस्टल, इन एनीवेयर, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। दैट यू आर देयर टू पिक आउट कि तुम्हें किसके साथ रहना और किसके साथ में नहीं रहना है। क्योंकि ये जीवन बहुत बड़ा है, तुम्हारे को आगे चल के बहुत सारे लोग मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे सब वही टीचर्स, वही दोस्त मिलेंगे। लगातार क्या होते रहेंगे? बदलते रहेंगे। आज हमारे साथ में ये स्थिति है,
कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम किसी दोस्त को कोई फ़ोन नहीं लगाते, कोई दोस्त हमको फ़ोन नहीं लगाता कभी। आजकल वो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, फेसबुक वगैरह पे कुछ ग्रुप बने हुए रहते हैं जिसमें वो पुराने लोग कांटेक्ट में आ जाते हैं, वरना कहाँ कोई नहीं मिलता। मिलता है क्या? हम अपने स्वयं के साथ में रहते हैं। तो ये बात ध्यान रखो कि तुम्हें हर पल अलग अलग लोग मिलते रहेंगे, अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे। तुम्हें अच्छों के साथ में तो रहना है, अच्छी चीज़ें लेनी है, लेकिन उन अच्छों में अगर कुछ बुरी चीज़ है तो फिर वो नहीं पकड़नी। ऐसे ही बुरे लोगों में सब चीज़ें बुरी होंगी, हम सब में कुछ ना कुछ बुराई होती है। ऐसा नहीं है कि हम में से किसी में बुराई नहीं होती। हम भगवान थोड़ी ना, हम तो क्या है, इंसान है, तो हम सब में बुराइयाँ होंगी, लेकिन हम सब में सिर्फ बुराइयाँ होंगी ऐसा भी नहीं है। क्या हम सब में सिर्फ बुराइयाँ होंगी? ये चीज़ें, ये जीवन के लेसन से बेटा जो हमेशा काम आएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? और जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय यू प्लीज़ पे अटेंशन टूवर्ड्स दिस थिंग। हम मस्ती में पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत टाइम रहता है, हम बिल्कुल मस्ती में पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय आपको मतलब IIT में एक बात सिखाई जाती है कि IITian जो होते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो बॉर्न इंटेलिजेंट हो, वो बहुत होशियार हो, सबके सब जरूरी नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ देयर हार्ड वर्क, विद द हेल्प ऑफ देयर स्मार्ट वर्क, दे मेक देमसेल्फ हाईली इंटेलिजेंट। जरूरी नहीं कि वो पैदाइश से अच्छे हों, लेकिन वो मेहनत कर करके अपने आप को अच्छा बना देते हैं। और उनकी खासियत ये होती है कि वो हार्दिक पांड्या है, वो मोस्टली उसमें से। हार्दिक पांड्या कैसे कि जब जरूरत पड़ेगी तब प्रूव कर देंगे। जरूरी नहीं कि सेंचुरी मारेंगे, 40 रन बनाकर भी इंडिया को जिता देंगे। 12 बॉल पर 40 रन बनाकर इंडिया को जिताने का कौन कुब्बत रखता है? हार्दिक पांड्या। अब जरूरी नहीं कि कोई बंदा सेंचुरी मार के भी नहीं जिता पाए और कोई बंदा 40 रन बना के भी जिता देगा। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कैसी है, कब क्या है। अंडरस्टूड? सेम प्रॉब्लम जो अभी अपन ने करी, दिस प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ये क्या हुआ। पहले वो एक एक्सीलरेशन से चला, बोलो चला कि नहीं? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। और बाद में कैसे चला? रिटार्डेशन से। कहो उसने कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करी, कितनी करी? v। और ये जो टाइम इसमें मैंने मान लिया कितना है, और टोटल टाइम कितना लगा? यही बोला ना प्रॉब्लम में? बोलो, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ? ग्राफ की मदद से कर सकते हो? करो, कोशिश करो। सेम प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम। व्हाट टू डू? पहले हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एरिया अंडर ग्राफ का। तो वो कैसे निकलेगा? पहले अपने को इसके लिए v निकालना पड़ेगा बालक। मान लो अपन ने यहाँ एंगल मान लिया, ये θ1, इधर θ1 मान लिया, और इधर कितना? θ2। तो हम जानते हैं क्या इस कहानी में क्या होगा इधर वाले में? भाई इस केस में एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? tan θ1। tan θ1 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? अल्फ़ा के बराबर है। बोलो, इससे यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? इससे T1 की वैल्यू आ गई v अपॉन अल्फ़ा। T1 की वैल्यू कितनी आ गई? एम आई करेक्ट और रॉन्ग? यह आ गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ निकालो दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या होगा? इस वाले में a बराबर कितना? tan θ2। और tan θ2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस v अपॉन कितना? t माइनस T1 इज इक्वल टू कितना? माइनस बीटा। तो यहाँ से t माइनस T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस, ये बोलो। और फिर वही घिसा पिटा सा काम करोगे। कौन सा काम करोगे? ये T1 की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दोगे, इससे v आ जाएगा पिछली बार जैसे ही। आ जाएगा v? नहीं आ समझ में? ये T1 की वैल्यू प्लेस करोगे तो v आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर अपने को फिर v आ गया तो फिर अपने को क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए डिस्टेंस निकालो। और डिस्टेंस कैसे निकलेगी? हाफ परपेंडिकुलर जो कि है v, और बेस जो कि कितना है? t है। नहीं आ समझ में? पर डिस्टेंस कैसे? ये पूरा ट्रायंगल, या तो तुम ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट वो भी कर सकते हैं,
पर वो लंबा जाएगा ना। यहाँ एक ही बार में अपना काम हो गया, नहीं आ समझ में? ये टोटल डिस्टेंस आ गई और v की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल के रख दोगे यहाँ पर, कितनी जल्दी हो गया। ग्राफिकल मेथड्स आर ऑलवेज मोर कन्वीनियंट। आप देखो ना जल्दी हो रहा है, पिछली प्रॉब्लम को भी देखो, इस प्रॉब्लम को भी देखो, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना तुम्हारे को, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस वहाँ से रखो, यहाँ पर टाइम से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। कहो करो। ये वाला जो प्रॉब्लम है, जो पेपर ने अल्फ़ा बीटा वाला करा, ये IIT JEE में आ चुका है और अभी से तकरीबन 40 साल पहले आया है। कितने साल पहले, 40 साल पहले। 3 चीज़ें पूछी थी IIT में। एक तो उन्होंने पूछी थी मैक्सिमम वेलोसिटी जो तुमने निकाली, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वो भी तुमने निकाला, और मैंने तुमको बोला एवरेज वेलोसिटी वो भी निकाली। एक टाइम पर IIT JEE में सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, मेरे टाइम पर IIT में सब्जेक्टिव पेपर होता था। अब मैं उदाहरण के तौर बताता हूँ, मेरे टाइम पर क्या था, 3-3 घंटे के पेपर थे, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे मैथ्स। और 3 घंटे के पेपर में कितने क्वेश्चन आते थे, कितने क्वेश्चन आते थे, तो सोचो जरा तुम। 75। अब तुम्हारे अलग अलग सबके मैं पूछ रहा हूँ कितने होते होंगे, 60 और 90 में से के बीच में। कितना तुम्हारा नीट है, चाहिए नीट है। 3 घंटे के पेपर में आते थे 6 क्वेश्चंस। कितने, कितने, सिर्फ 6। ठीक है, हंसी आएगी, अरे 6 है ना, बस 6 ही तो थे। पर मजाल ये बेटा कि 6 में से एक भी नहीं होता। अभी मैं लास्ट ईयर का तुमको IIT का कटअप बताऊं, 360 मार्क्स में से कितने टोटल IIT के जो टोटल मार्क्स थे, कितने मार्क्स थे, जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ, 55 मार्क्स पर। कितने मार्क्स पर, कितने मार्क्स पर, 55। 15% मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा है, 15.08। और ये जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, SC ST में और नीचे पहुँच जाओगे तुम, और कम पे हो जाएगा। अब लगता है ना कि अरे यार 55 मार्क्स नहीं आ सकते, नहीं आते बेटा, नहीं आते, तभी तो नहीं हो रहा, तभी तो नहीं हो रहा। 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितने लोग, 2.5 लाख। उनमें से 13,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, 13,000 जनरल, SC ST OBC सब मिलाकर। तो तुम सोचो 13,000 लोग ऐसे हैं जिनको 55 से ऊपर मार्क्स आए। 13,000 से कम, मतलब बाकी के जो बचे 2,37,000 लोग, उनको तो 55 मार्क्स भी नहीं आ रहे। जब तक परीक्षा नहीं देते ना, तब तक परीक्षा हलवा लगती है। जब देने जाते हैं तो मालूम पड़ता हलवा नहीं है, चट्टान है ये बहुत बड़ी। समझ रहे हो मेरी बात को? हर अरे गहरे नत्थु गहरे का काम नहीं है ये करना। अभी जिस समुद्र में तुम कूदे हो ना, अभी तो तुमने उसका गड्ढा भी नहीं देखा। मैं ये बोलूँ तालाब देख लिया, नदी देख ली, तुमने भी उसका गड्ढा भी नहीं देखा। मतलब अभी तो तुमने ऐसी एक उंगली चलाई है, बस थोड़ी बहुत मिट्टी निकली है इसमें भी। समझ रहे हो? सो मैनी थिंग्स यू पीपल विल सी बेटा, ओनली थिंग इज़ दैट कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग। तो कब तुम गड्ढे से नदी में आ जाओगे, गड्ढे से तालाब में आ जाओगे, तालाब से नदी में आ जाओगे, और कब नदी समुद्र में आ जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें लगेगा अरे बस पहुँच गया बन तो IIT में यार। लेकिन दैट फॉर दैट पर्पज़ ना, यू कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। नीट या JEE एग्ज़ाम वो होते हैं जिसमें आपको डेली पढ़ना है, डेली। होम्योपैथी की दवाई है, रोज़ खानी है तो इलाज होगा। ये एलोपैथी की दवाई नहीं है कि अपन ने दवाई खा ली और इलाज होगा, इंजेक्शन ठुकवा लिया तो इलाज हो जाएगा। यू कीप ऑन टेकिंग द मेडिसिन ऑन एवरीडे बेसिस। समझ में आई बात? ये JEE एडवांस में आ चुका है, और वो भी कब, 40 साल पहले। ठीक है, जब तकरीबन तुम्हारे मेरे मतलब तुम्हारे मम्मी पापा या मेरे मम्मी मतलब हम पैदा हुए थे, तब की बात है ये। ठीक है, पापा लोगों की एज क्या होगी तुम्हारी, 40-45 के बीच के ही होंगे लगभग, थोड़े ज़्यादा होंगे, है ना, थोड़े इस अगर होंगे भी तो थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे। वो भी कब होंगे, जब तुम्हारे कोई बड़े भैया वगैरह होंगे तब, वरना तो नहीं। ठीक है, तो IIT में आई हुई हर प्रॉब्लम
एक माइलस्टोन होती है। अब कई लोग क्या होते हैं जो नीट एस्पिरेंट होते हैं ना, वो बहुत समझदार बनते हैं, अरे आईआईटी की प्रॉब्लम है, हमारे को थोड़ी ना आएगी। बेटा आपको 50 प्रॉब्लम जो ऑब्जेक्टिव आएंगी फिजिक्स की नीट में, उनमें से कम 5 प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो किसी ना किसी ज़माने में आईआईटी में आई हुई होंगी। क्या कहा मैंने? कम से कम 5 प्रॉब्लम्स। और एक बात तो तुम बिल्कुल स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, वैसे तो ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है कि एक भी क्वेश्चन नीट में सादाना सर की कॉपी के बाहर का नहीं होगा। क्या कहा मैंने? नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन यू कैन से कि हाँ यार ये सादाना सर ने पढ़ाया नहीं था और ये आ गया एग्जाम में। आना ही आना है, पक्की बात होगा। तो आपको अच्छी तरीके से मेरी कॉपी की रोज़ रीडिंग लगानी। जैसे मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि अभी तक जितना कुछ पढ़ लिया सब कुछ रिवाइज़ करो, बोला था मैंने तुम्हारे को। एवरीडे उसको रिवाइज़ करते चलो, क्योंकि अभी शुरुआत के 2 महीने तुम्हें लगेगा अरे बहुत कम पढ़ने को रहता है अपने पास, तो 2 महीने बाद जब चैप्टर्स की संख्या बढ़ती जाएगी तब चीज़ें होंगी कि अरे बाप रे। 11 में शुरुआत में बहुत स्लो चलता है, फिर तो बहुत तेज़ दौड़ता है। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैंने तो तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनको बोला था मैंने अगस्त में कोर्स कंप्लीट कर दूंगा मैं 12th का। कब बोला था मैंने उनको? अगस्त में। और जो स्पीड चल रही है मेरी, जून में कंप्लीट हो जाएगा, जून में ही कंप्लीट हो जाएगा कोर्स उनका। मैंने तो उनको अगस्त तक का कमिटमेंट किया था, जून में ही कंप्लीट हो जाएगा। और वो भी तब जब उनका सिलेबस तुमसे 2 महीने बाद शुरू हुआ। तुम्हारा तो 2 महीने पहले हो गया, तो तुम सोचो तुम्हारा कब होगा। यू कैन इमेजिन दैट। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? सो कीप ऑन डूइंग बेटा, फॉलो वट एवर थिंग्स आर बीइंग टोल्ड टू यू। कर लिया ये? कर लो कर लो। निकाल के T1 की ओर निकाल के रखोगे। क्या कहा है इसमें? अ बॉडी मूव्स A विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A एंड विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी। अनदर बॉडी B सेम पॉइंट से मूव करती है, सेम डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V से। 2 बॉडीज मीट आफ्टर टाइम t, द वैल्यू ऑफ t इज। देखो यहाँ पर एक बॉडी क्या हुई, सुनना, ये एक बॉडी A है, ये एक बॉडी कौन सी है तुम्हारे पास, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अरे कहो ना यार। और एक्सेलरेशन A से चलती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, चल रही है। ये एक बॉडी है। और दूसरी बॉडी कौन सी है तुम्हारे पास? B, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हैं। दोनों बॉडीज़ कितने टाइम बाद मिलेंगी? दोनों बॉडीज़ कब मिलेंगी मुझे एक बात बताओ, दोनों बॉडीज़ कब मिलेंगी? बिल्कुल नहीं, यही सब लोग गलती करते हैं कि दोनों कब मिलेंगे, जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। वेलोसिटी इक्वल क्यों? दोनों तब मिलेंगे जब दोनों की चली गई डिस्टेंस सेम हो। जब तुम दिमाग लगाओ, मेरी बात सुनो, दोनों कब मिलेंगी? बचकाना क्वेश्चन है ये। when both of those 2 bodies will meet, नेचुरल सी बात है जब दोनों की चली गई डिस्टेंस क्या हो। एक चीज़ एक्सीलरेशन से दौड़ रही है और एक चीज़ कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही है, मैं उसको पहले वाले को कब पकड़ पाऊंगा? जितनी डिस्टेंस पहले वाले ने दौड़ी उतनी डिस्टेंस किससे दौड़ी हो? दूसरे ने। नहीं है मयंक? मेरी हाँ में हाँ मत मिलाया करो, दिमाग लगाया करो। दिमाग लगाना पड़ेगा। आप जिस परीक्षा की तैयारी के लिए बैठे हो उसमें बिना दिमाग लगाए काम नहीं होगा। कब मिलेंगे दोनों? दोनों की डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। अरे बोलो, दोनों का डिस्टेंस सेम हो। तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो तो पहला वाला कितना चलेगा? A कितना चलेगा? U इंटू टी प्लस हाफ AT²। ये A का है और B का कितना है? B तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। और जब दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को मीट करेंगे। क्या करेंगे? मीट करेंगे। तो जितनी डिस्टेंस A ने चली होगी उतनी ही डिस्टेंस किसने चली होगी? B ने। T से T क्या हो गया? सॉल्व करके देखिए, T की वैल्यू आ जाएगी 2V/A, मतलब ऑप्शन है। कुछ समझ में आया? बोलो, करिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है तुम्हारे को? अ स्टूडेंट स्टार्टिंग एट अ डिस्टेंस
50 meter from the bus. As soon as the bus starts moving, acceleration says student starts running toward the bus with the constant velocity, assuming the motion to be uniform. Find the minimum value of u. So देखो यहाँ तुम्हारे पास में क्या है, ये रही बस, बस जा रही है। कैसी लगी मेरी वाली बस? अच्छी बनाई मैंने? बोले इससे अच्छी तो मैं सर LKG में था तब बना लेता था, आप अभी नहीं बना पाते, ठीक है। तो मैं दुनिया के उन प्राणियों में जिनकी ड्राइंग सबसे ख़राब है, ठीक है। तो ये रही बस जा रही है। एज सुन एज बस स्टार्ट इट्स मोशन, कितना एक्सेलरेशन है बस का? बस स्टार्ट कर रही है, मतलब अपन मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, और एक्सेलरेशन कितना है उसका? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट लड़का क्या है ये, और लड़का कितनी दूर खड़ा है इससे? 50 मीटर। लड़का जो है वो 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। ये रहा वो बॉय, लड़के ने देखा 50 मीटर दूरी पर पीछे खड़ा हुआ है वो। लड़के ने देखा कि मुझे बस पकड़नी है। अब राम जाने उसको बस में क्या नज़र आया, ठीक है। पर उसने क्या करा, बस की तरफ भागना शुरू करा, पर बस कहाँ रुक रही है? बस तो भागे जा रही है। फिर लड़के को क्या करना पड़ेगा? बस लड़का कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है भाई गुप्ता जी। हाँ, कितनी हंसी आ रही देखो आप। और ऐसा ठिलवाई कर करके पढ़ाओ आप तो अच्छा लगेगा। ठिलवाई समझते हो? ठिलवाई समझते हो? ठिलवाई कौन समझता है? ठिलवाई तुम भी नहीं समझते, रीवा वाले भी नहीं समझते ठिलवाई। मजाक मस्ती करके तुम तो समझते होगे देवांशु, ठिलवाई तुम भी नहीं समझते? अरे सब जगह की लैंग्वेज क्या होती है वो थोड़ी थोड़ी अलग होती है। ठिलवाई मतलब मजाक मस्ती में, ठीक है। तो मैं मजाक मस्ती में रहूँ, उसके ऊपर एक ही चीज़ है कि तुम आंसर्स देते रहो तो मजाक मस्ती में पढ़ाऊँगा, और तुम अगर आंसर्स नहीं दोगे तो फिर मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ मैं। अभी जैसे तुम्हारे से पहले तुम्हारी जो सीनियर बैच थी उसमें मैंने 4-5 को रगड़ दिया आज अच्छे तरीके से, कल रात को भी रगड़ दिया था मैंने, ठीक है। तो ये बाकी तुमको परिचय दे ही देगा मजन के सर के हाथ कैसे चलते हैं, सटासट देते हैं सर, हैं बता चुका है ना ये। ऐसे कभी हम किसी गलत को नहीं, मतलब वो जिसना कुछ जो सही हो उसको नहीं करेंगे, पूरा खोजबीन करके जांच करके, ठीक है भैया। हाँ, अच्छे इंसान बने यार अपन, सही बात है गलत बात है। एक सड़ा हुआ आम आ जाएगा यहाँ तो क्या करेगा वो? पूरे आम की टोकरी को ख़राब कर देगा। तो अपनी क्या कोशिश होती है कि एक भी सड़ा हुआ आम यहाँ नहीं रहना चाहिए। गूगल कंपनी, फेसबुक कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इनकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है वो कैसी होती है मालूम? इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में बहुत सारे इंटरव्यू के अलग अलग फेस होते हैं। पहले एक जैसे एक रिटर्न होगा, फिर एक और रिटर्न होगा, फिर एक और रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होंगे, करते 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 4-5 इंटरव्यू होते हैं, तब जाकर वो फाइनल करते हैं। और उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अच्छा इंजीनियर इनके रिक्रूटमेंट से छूट जाए कोई बात नहीं, कोई अच्छा इंजीनियर इनकी कंपनी में नहीं आया चलेगा, लेकिन कोई भी बेकार इंजीनियर इनकी कंपनी में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर बेकार इंजीनियर इनकी कंपनी में आ गया तो पूरी कंपनी का माहौल क्या कर देगा? बेकार कर देगा। तो इसीलिए वही चीज़ हम भी फॉलो करना चाहते हैं यहाँ पर, समबडी हैविंग इल काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट कम हियर, बिकॉज वो क्या होगा। और देखो, जो कई लोग हमने देखा कि जो घर पे बहुत सारी बात बोलेंगे, अरे यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है, ये सारे बोलने वालों में कौन होते मालूम? जो नहीं पढ़ने वाले। जो पढ़ने वाले उनके मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि उन्होंने कब बोलेंगे कि वो कुछ नेगेटिव। हम कहीं पर भी होते हैं तो हर जगह पे कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है। घर पर भी होता है, कई बार मुझे घर पर हर दिन मेरी मम्मी जो बनाएंगी सब्जी मुझे वो पसंद नहीं आएगी, किसी दिन अच्छी लगेगी, किसी दिन बुरी लगे, ये होता है। मैं अब तुम्हें बताऊँ, यहाँ मैं मेरे घर पे वड़िया नहीं खाता था, मैं यहाँ सोयाबीन की वड़िया खा लेता हूँ, मैं मेरे घर पे नहीं खाता था, ठीक है। करेला मैं नहीं खाता, यहाँ कभी कभी खा लेता हूँ, हमेशा नहीं खाता पर कभी कभी खा लेता हूँ। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है, मैं घर पे मम्मी बनाती करेला, मैं आज भी मेरी मम्मी के हाथ का खाना खाता हूँ, मैडम के हाथ का नहीं खाता हूँ मैं। मुझे आज भी परोठे मेरी मम्मी के हाथ के ही अच्छे लगते हैं। सोचो तुम, मेरी मम्मी मतलब तुम्हारी दादी की एज की हो गई वो, तो मैं उनके हाथ के परोठे खाता हूँ। और हम क्या पंजाबी लोग, हमको परोठे में मज़ा आता है। मेरा नाश्ता ही तब होता है जब पराठे खाए हो मैंने, मतलब बाकी में तो मुझे पेट भरता ही नहीं है, लगता ही नहीं कि मैंने कुछ खाया है। ये नॉर्मलाइज मैंने बता रहा हूँ तुम्हारे को। तो ऐसा होता है कई बार कि भाई किसी दिन कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी या कोई चीज़ ख़राब रही या कोई ऐसा लगा, ये हमेशा ऐसा कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। और किसी को कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो किसी को कोई चीज़ अच्छी लगेगी। अब जैसे कोई बिहार से आया है तो उनका क्या चलता है, उनका सरसों का तेल चलता है, तुम्हारा सरसों का तेल चलता है, लिट्टी चोखा में सरसों का तेल डलता है। यहाँ हमारे यहाँ मीठा तेल चलता है, मीठा तेल मतलब सोयाबीन ऑयल चलता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सोयाबीन ऑयल ही चलता है तकरीबन सभी जगह पर। तो वो भी एक टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। बट मोर और लेस होता ही है कि ओनली दोज पीपल यूज टू कंप्लेन एट देयर होम, दोज हु एक्चुअली आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हॉस्टल में 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो
पढ़ते नहीं थे इसलिए उनके घर वालों ने हॉस्टल में डाल दिया, और एक वो जो वाकई में पढ़ने के लिए आए। तो मुझे वो पहले कैटेगरी वाले नहीं चाहिए, मुझे दूसरी कैटेगरी वाले चाहिए। मैं क्या करूँगा उनको संभाल के? भीड़ इकट्ठी करके काम थोड़ी ना होना है। एंड ऑफ द डे क्या करना है उन्होंने? वातावरण ख़राब करना है। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? सही है गलत है बात, है ना बेटा? चलो, अभी लड़का क्या 50 मीटर दूरी पर था और वो क्या कर रहा है? दौड़ लगा रहा है उसके पीछे पीछे, चल भाग रहा है भैया बस के पीछे। बस को उसे कैच करना है, तो कब कैच करेगा वो? पिछली प्रॉब्लम पर ही बेस्ड है ये। जितनी डिस्टेंस बस ना चली, लड़का कितनी डिस्टेंस चलेगा? लड़का कितनी डिस्टेंस चलेगा? जितनी डिस्टेंस बस ना चली उतनी डिस्टेंस लड़का नहीं चलेगा। लड़का उतनी तो चलेगा प्लस 50 और चलेगा। बस ने जितना चला वो तो चलेगा ही चलेगा, प्लस 50 मीटर जो पीछे हूँ वो भी तो तोड़ना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो बस ने कितना चला वो निकालिए आप पहले। बस ने कितना चला वो निकालिए। तो बस ने कितना चला सर? उसकी स्पीड शुरुआत में 0 थी, टाइम t मान लीजिए हाफ, a कितना उसका 1, और टाइम कितना t स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय? बॉय ने कितना चला? एक तो जो बस ने चला वो प्लस कितना, अब बस की स्पीड कितनी, वो लड़के की स्पीड कितनी मालूम नहीं, टाइम t मान लिया अपने को, है ना? है ना? और बस में कितना चला? ये t स्क्वायर बाय 2 यहाँ। अब टाइम तो दे ही नहीं रखा अपने को। इसीलिए तो मैंने उसकी डिस्टेंस को लिखा स्पीड इनटू टाइम। मान लो लड़का u स्पीड से दौड़ रहा है, लड़का कितनी स्पीड से चल रहा है? u स्पीड से चल रहा है, बोलो ना। तो u इंटू टी हो जाएगा डिस्टेंस। भाई जब कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं? अब आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का फंडा लगेगा बेटा इसमें। 2 इधर आ जाएगा, देखना। टू का मल्टीप्लाई कर दो तो t स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू कितना? 2ut। बोलो। ये कुछ आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो ये आपके पास में टी में क्या बन गई? एक दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, है कि नहीं? अभी सुनना, अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे? तुमने 10th में पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू कैसे निकलती है? तो t की वैल्यू कितनी निकलेगी? -b प्लस माइनस b स्क्वायर फैक्टर बन ही पाएंगे? बनाओ। तुमसे बन पा रहे हैं क्या? बोलो, समझ में आया यहाँ तक? देखो सुनो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इधर ध्यान देना। t की वैल्यू माइनस माइनस प्लस कितना आया? ये 2u प्लस माइनस, सुनना। अब ये 4u स्क्वायर और ये 400 है, ये 4u स्क्वायर और ये 400, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 4 का रूट बाहर आके कितना हो गया? और बाकी कितना बचा? ये आएगा? सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मैं? अब एक बात सुनना, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ये कहलाता है, तुमको मालूम होगा, रूट के अंदर जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हो? कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दैट यू मस्ट बी नोइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? u स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 100 से बड़ी होना चाहिए, और u स्क्वायर की वैल्यू 100 से तब बड़ी होगी
जब u की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 10 से। तो मतलब u जो है, u मतलब उस लड़के की स्पीड, उस लड़के की जो स्पीड है वो 10 या 10 से बड़ी होना चाहिए। मतलब मिनिमम से मिनिमम कितनी होना चाहिए, 10 होना चाहिए। से समझ में आई बात? लड़के की जो स्पीड आ रही है वो 10 या 10 से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी प्रॉब्लम है ये। सुनो, एक बस शुरू हुई रेस्ट से, इट स्टार्ट्स, तो बस रेस्ट से शुरू होगी, अपने को समझ में आना चाहिए। तो बस काय से शुरू होगी, बस रेस्ट से शुरू हुई, शुरुआती स्पीड उसकी 0 थी, टाइम t था, है ना, ये एक्सीलरेशन 1 था उसका। तो चल रही है 50 मीटर दूरी पे, उसने बस को देखा, अरे मुझे बस को कैच करना है, बस को कैच करना शुरू किया उसने, लेकिन बस रुकी हुई नहीं है। अगर बस रुकी होती तो लड़का 50 मीटर दौड़ता और पकड़ लेता, लेकिन बस तो खुद भी चल रही थी। तो इस दरम्यान बस ने जितना चला वो भी चलना पड़ेगा और प्लस 50 मीटर भी चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आने लगा समझ में धीरे धीरे भैया, आ रहा है, वेरी गुड। अब बस ने कितना चला, u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। एंड व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय? बस ने जितना चला वो प्लस 50 मीटर। अरे बोलो, तो बॉय ने कितना चला? लेट अस सपोज उसमें दे रखा है लड़का u स्पीड से चल रहा है। कितनी स्पीड से चल रहा है वो? u स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। कहो सो बस उस लड़के ने कितना चला, स्पीड इनटू टाइम। अब ये 2 का इधर मल्टीप्लाई करा, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई करा, फिर सबको एक तरफ ले आया। नाउ दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टी। हाउ आई शैल सॉल्व? भाई फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेता, पर हो ही नहीं रहा मेरे से, तो मैं क्या करूँ? मैं श्रीधराचार्य फार्मूला लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये 10 से 4 कॉमन आ जाएगा, जिसका रूट 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये आया। अब मसले की बात ये कि रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। भाई डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अभी इतना समझ लो। तो यू स्क्वायर की वैल्यू 100 से बड़ी कब होगी? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, सिंपल सी बात है। तो यू स्क्वायर का रूट u, 100 का रूट 10, तो u की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 10 या 10 से बड़ी। तो उन्होंने पूछा उसके लड़के की मिनिमम कितनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, तो कितनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, 10। समझ गए? कर लो। समझ में आया ना भैया? अच्छी प्रॉब्लम थी ये। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अ कार मूविंग विद स्पीड दिस कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट दिस। कार अगर 100 किलोमीटर की से चल रही हो तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी? देखो हम यहाँ इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। कितना स्पीड से चल रही है वो? 50। तो डिस्टेंस कितनी चली वो? फाइनली वो रेस्ट में आई। ये 50 का स्क्वायर प्लस 2a, s की वैल्यू कितनी? 6। तो यहाँ से a कितना आएगा? a निकालो, माइनस 2500 बटे 12। बोलो। हालांकि तुम्हें यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि तुमने जो वेलोसिटी लिखी है वो किलोमीटर पर आवर में लिखी है, गौर करना, और डिस्टेंस मीटर में लिखी है। तो कायदे से अपने को क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। स्पीड के टाइम पर वेलोसिटी काय में, वो स्पीड के टाइम पर यूनिट क्या है, किलोमीटर में ना, काय में, और जो डिस्टेंस चली है वो कार ने वो काय में चली है, मीटर में। तो होना ये चाहिए कि या तो दोनों को किलोमीटर में कर लो या दोनों को मीटर में कर लो। होना चाहिए कि नहीं ऐसा? पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो भी कुछ यहाँ पर है ऐसा ही दूसरे केस में भी है। दूसरे केस में मतलब क्या? पहले केस में स्पीड काय में, किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस मीटर में। तो दूसरे केस में भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, चेक करो, और डिस्टेंस मीटर में ही निकालनी है, इसलिए अपने को दिक्कत नहीं है। मैं जो कहता हूँ उसकी बहुत कीमत होती है, आप यहाँ समझ लो। इस स्टेज पर खड़े हो जाने के बाद में मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो बकवास हो। मैं बकवास वैसे भी नहीं करता, ठीक है, बट मैं फिर भी बता दूँ कि यहाँ खड़े होने के बाद में अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो वो या तो कॉन्सेप्चुअल होगी, या पढ़ाई से संबंधित होगी, या मोटिवेशनल होगी, या इमोशनल होगी। कहीं ना कहीं वो ऐसी बात होगी जो तुम्हारे काम की होगी। दैट यू ऑलवेज रिमेंबर। मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम बोलोगे हाँ ठीक है,
पर तुम उस माइन्यूट सी चीज़ पर तुमने ध्यान नहीं दिया जो तुमको आगे चल के तकलीफ दे सकती है। तो वो तकलीफ ना दे इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। स्पीड काय में दे रखी है और डिस्टेंस काय में दे रखी है, तो रूल ये कहता है कि या तो दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या दोनों को मीटर में करो। हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पहले पार्ट में जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो दूसरे पार्ट में भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। पहले पार्ट में अगर डिस्टेंस मीटर में थी तो फिर दूसरे पार्ट में भी जो डिस्टेंस आएगी वो काय में आएगी, मीटर में ही आएगी। तो ये स्पीड बाद में 0 हो गई, शुरुआत में ये था, ये एक्सीलरेशन आ गया। अब सेकेंड पार्ट में वापस से अब उसकी स्पीड कितनी कर दी मैंने, 100 कर दी, और उसको रेस्ट में लाना है। तो 2a, और a जो पिछली बार निकाला आपने वही एक्सीलरेशन या वही रिटार्डेशन आप बाद में भी दोगे, और बाद की डिस्टेंस निकालो। समझ में आई बात? नहीं आ समझ में? भाई पहले मैं कार को 50 की स्पीड से जा रहा था, मैंने ब्रेक लगाए, कितनी देर बाद रुक गई कार मेरी, 6 मीटर बाद। अब अगर मैं कार को 100 की स्पीड से चला रहा होता तो फिर ब्रेक दबाने पे कितनी देर जाके रुकेगी। तो दोनों बार जो ब्रेक लगाए गए हैं वो सेम लगाए गए हैं, तो दोनों बार जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम आएगा। तो जो पहली बार का एक्सीलरेशन था वही एक्सीलरेशन कब आएगा आर्यन, दूसरी बार में। बोलो ठीक है। सो अब ये निकालिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एस की वैल्यू सॉल्व करके देखिए, 24 मीटर आ रही होगी, हमारी करेक्ट कर लीजिए। बोलिए डन। द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट इज रिड्यूस बाय 200 to 100 मीटर, इतने से, तो द रिटार्डेशन एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक वुडन प्लैंक है 10 सेंटीमीटर, जैसे अपन ने कल क्वेश्चन किया था वुडन प्लैंक का, है ना, तो वह 3 प्लैंक आई थी। तो यहाँ तुम्हारे पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और s कितना। अब यहाँ तुम्हें मालूम है, अब तुम्हें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, क्योंकि पिछले सवाल में क्या था, दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। वहाँ अपने के पास में जैसा ऊपर था वैसा कर लिया, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। अगर ये मीटर में लिखा है, ये मीटर में लिखा है, तो ये भी मीटर में ही करना पड़ेगा। तो ये 10 सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? दैट वाज 10 सेंटीमीटर, एंड हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, बाय डिवाइडिंग बाय 100 से। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है? चेक करो, चेक करो इसमें आराम से, इत्मीनान से। और देखो, तुम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम सॉल्यूशन देखकर नहीं करोगे, तुम्हें बिना सॉल्यूशन देखे करने का है। अंडरस्टूड? सिंप्लीफाई करो इसको पूरा ना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ये 10,000 हो जाएगा, माइनस 40,000 हो जाएगा, करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा, ये 20 बाय, तो ये a बाय 5, इसको तो ले जाओगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -5 इंटू कितना 30,000, तो 5 दिया कितना 15 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा। माइनस साइन इंडिकेट्स कि वो रिटार्डेशन है, बट 10 की कितनी जीरोस हैं, 4 जीरोस है ना। कहो डन। हाँ, a body starts from rest with acceleration a1. After 2 seconds, another body starts from rest with acceleration a2. They travel equal distance in 5th second after the start of a. Then the ratio of a1. देखो क्या बोला तुमको, एक बॉडी कितना कहाँ से चली, ये बॉडी a है जो रेस्ट से चली, कितना एक्सीलरेशन है इसका, और इसके 2 सेकंड बाद, इसके 2 सेकंड बाद, आफ्टर 2 सेकंड एक दूसरी बॉडी है जो कि रेस्ट से शुरू हुई और एक्सीलरेशन किससे, और पहली बॉडी जब शुरू हुई उसके 5 सेकंड बाद, 5वें सेकंड में ए ने दोनों की चली गई डिस्टेंस क्या है, आफ्टर दे ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन 5th सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए के स्टार्ट होने के 5वें सेकंड में दोनों की चली गई डिस्टेंस क्या है, सेम है। बोलो, तो तुमसे पूछा a1 और a2 का रेशो, तो क्या होगा, देखो a की डिस्टेंस क्या होगी, इनिशियल स्पीड ये a1/2, और ये कितना,
बोलो ये होगा, ठीक है। सो ये किसकी डिस्टेंस, ये ए का 5वें सेकंड में चलेगी डिस्टेंस, ठीक है। अब तुम जरा दिमाग लगाओ, ए के 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस है वो बी के लिए कौन सा सेकंड होगी, उसकी भी इनिशियल स्पीड 0 है, बी का कौन सा होगा, तीसरा सेकंड होगा, बोलो ना। ए के लिए जो 5वां सेकंड है वो बी के लिए कौन सा सेकंड होगा, तीसरा होगा। अब इन दोनों डिस्टेंसेस को तुम क्या करोगे, नाइन ओवर 7 कहो, कर लो। यस, ये 5 होगा। तो ये 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसल। और 1 मिनट, मैंने ये भी गलत करा है, 5/9 आएगा ये, यस। करेक्ट। The average velocity for a body moving with uniform acceleration traveling this distance is this. If change in velocity of the body is this during this period, its uniform acceleration is. क्या बोला तुमसे, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, एवरेज वेलोसिटी आ रही है 3.06, जबकि वो कौन से एक्सीलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। सो आपको मालूम है, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, इतनी। तो आपसे पूछा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना होगा, यही पूछा है ना आपसे। आपको मालूम है जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलती है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो, जब बॉडी कौन से चलती है, यूनिफॉर्म, हर बार नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो सिंपली कैसे आ जाती है, u + v/2। ऐसे तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, एवरेज वेलोसिटी का एक ही फार्मूला, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करो। एवरेज वेलोसिटी का एक ही फार्मूला, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करो, चैप्टर क्लोज हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करो। एम आई करेक्ट और रॉन्ग, एम आई करेक्ट और रॉन्ग, यही होता है ना। पर प्रिसाइजली अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है, तब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। बोलो, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास में ये कहानी आई। अब इसमें डिस्टेंस कितनी चली, वो डिस्टेंस कैसे चलेगी, डिस्टेंस जो निकालोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ऐसे निकलती ना। कल अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी कि नहीं करी थी, ऐसी करी थी। जरा देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, नीट की तैयारी कर रहे हैं साहब, जेई की तैयारी कर रहे हैं साहब, तो वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं टीचर्स भी कि अगर आप बच्चा तैयारी कर रहा है तो इसका मतलब ये कि फार्मूला लगाएगा और क्वेश्चन आ जाएगा बस। हम पागल हैं जो फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो यस, हम पागल हैं, क्योंकि आईआईटी में पागल ही जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी तुमको कहा, डॉक्टर पागल ही बनते हैं, बिना पागलपन के बन ही नहीं सकते। आप पर जब तक वो भूत सवार नहीं होगा, आप पर जब तक वो पागलपन सवार नहीं होगा, आप कैसे सोच सकते हो दैट यू पीपल विल मूव इनटू आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस। हाउ इट इज़ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आईआईटी इज़ नॉट समथिंग कि दिन में 6 घंटे पढ़ोगे और तुम्हारा आईआईटी में हो जाएगा। दिन में मैं बोलता हूँ दिन में 10 घंटे पढ़कर भी मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाओगे। तुमको 12, 15, 14 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेंगे बालक। क्लास का टाइम और सारा टाइम मिला लो तो 12, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लो। और ये 2 साल तक करना है। अगर 2 साल तक लगातार किया तो यहाँ जितने बैठे हो सब एक अच्छे कॉलेज में मिलोगे मुझे। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब ये मैं मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता तुमसे, अरे बेटा ऐसी निकल जाती है, ऐसी निकल जाती है।
जो लोग यूट्यूब पे ये बकर बकर करते हैं ना, कह रहे अपन तो, लोग बोलते हैं 6 महीने में IIT की तैयारी करा देंगे, मतलब लोग तो 1-1 महीने में IIT की तैयारी करा देते हैं। वो लोग हैं जिनका खुद का नहीं हुआ था, जो खुद IIT में नहीं हुए, जो खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, वो लोग हैं। तो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही है बात? चलो, हमने कल क्या देखा था? हमने फार्मूला का डेरिवेशन किया था ना। तो डेरिवेशन कैसे किया था? S = डिस्टेंस = क्या क्या था? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। किया था कि नहीं? चलो, अभी डिस्टेंस कितनी, क्या बोलिए, डिस्टेंस कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? ये तुम्हारे पास है। इससे तुम्हारे को टाइम मिल गया, टाइम कितना आया? 3.06/0.34। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 10.5 सेकेंड। बोला आया कि नहीं? और अगली चीज़ उन्होंने क्या बोली है, ये तुमने क्या करा था, ये वाला पार्ट किया तुमने जिसमें एवरेज वेलोसिटी इतनी थी, डिस्टेंस इतनी थी। ये 9 आ रहा है क्या एग्जैक्ट? अच्छा हाँ ठीक है, सही है। ये आ गया, कहो। और चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी इतनी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? v - u। वो कितनी है? 0.18। बोलो है या नहीं है? अभी तुमसे क्या पूछा उसका? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी कितनी है और टाइम कितना है? 0.02। बोलो, कर लो। जी, a particle travels 10 meter in first 5 seconds and 10 meter in next 3 seconds. Assuming constant acceleration, retarded acceleration, what is the distance traveled in 2 seconds? देखो, पार्टिकल पहले 5 सेकंड में कितना चला? t = 0 पे पहले 5 सेकंड में कितना चला? 10 मीटर। और अगले 3 सेकंड, मतलब टोटल कितना हो गया? 8 सेकंड। बोलो, टोटल 8 सेकंड हो गए घड़ी में मेरे। कितना चला वो? तो अगले 2 सेकंड में, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 10 सेकंड में कितना चलेगा? मेरे से पूछा है। बोलो, पहले 5 सेकंड में कितना चला? 10 मीटर। अगले 3 सेकंड में कितना चला? और अगले 2 सेकंड में कितना चलेगा? यही बोला है ना? ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, लेकिन उसमें मैंने nth सेकंड वाला क्वेश्चन करवाया था कि 10वें सेकंड में 15 मीटर चला, याद करो, और 15वें सेकंड में 35 मीटर चला। आ गया याद? तो देखो 5 सेकंड में कितना, तो हम फार्मूला लगाते हैं S = u × t + 1/2 a × t²। अभी S कितना? 10, u मालूम नहीं, टाइम इतना, प्लस a/2 × 5 का स्क्वायर। यहाँ 5 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 2। ये बचेगा 2 = u + 5a/2। ये क्वेश्चन 1 हो गई। बोलो, फिर अगला क्या बोला है? अगले 3 सेकंड में वो 10 मीटर चला, मतलब कुल मिलाकर 8 सेकंड में वो कितना चल गया? कुल मिलाकर 8 सेकंड में वो कितना चल गया? वो भी कर सकते थे, अदरवाइज ये इससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें खामखा वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 20 = 8 u + 64/2, तो 32 से हो जाएगा। अब ये 4 से कैंसिल कर दो, तो 4 से कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल करोगे तो 2u आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 8 है। ये 2 इक्वेशन बन गई। बोलो,
नाउ यू पीपल कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, u और a आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आप कैसे करोगे, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, कर दोगे 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस a आ जाएगा, a आ जाएगा, a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे u आ जाएगा। u और a निकाले, निकालिए, निकालो u और a निकालो। क्या है u और a? U आया है 7/6, yes e आया है 13। यही है। अब तुम क्या करोगे? सर s निकालने के 10 सेकंड हो गए। 10 सेकंड में निकाल लो। तो 10 सेकंड में कितना होगा, u प्लस 1/2 a निकालिए कितना आ रहा है। सर 8.3 ये है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और a निकाल सकते हो ना। तुम्हारे पास s आ गया, ये आया टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स, टोटल 10 सेकंड्स में आया ये। और तुमसे क्या पूछा कृष्णम, आखिर के 2 सेकंड में कितना चला, तो और यहाँ से यहाँ तक 28.3 चला। अब जो तुमको आंसर पूछा है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल डिस्टेंस चला उसमें से पहले वाली 20 को हटा दो, बाकी कितना आ जाएगा। समझ में आई बात? बिकॉज दे पीपल आर फाइंड आस्किंग अगले 2 सेकंड में कितना चला। कहो ठीक है। डन। क्या बोला है, 15 सेकंड के लिए बॉडी चल रही है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रही है। इट ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, s2 इन सेकेंड 5 सेकेंड एंड s3 इन, तो s1 s2, अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वही मैं बोलूँ कहीं देना चाहिए था, इन्होंने रेस्ट से शुरू कराए। तो t इक्वल्स टू 0 पे, फिर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, इसमें कितना चली वो s1, अगले 5 सेकेंड कितने हो जाएंगे, टोटल 10 सेकेंड, इसमें कितना चली, और अगले 5 सेकेंड मतलब 15 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी चली। सो वी आर हेयर टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन अमॉन्ग ऑल दिस 3, s1 s2 एंड s3। बोलो। So we people are going to apply this equation as is equals to u into t plus a/2 into कितना, अभी s1 इनिशियल स्पीड कितनी, कहिए। ठीक है, ये आया 25a/2 या 25/2 a, ये s1 आ गया, आया। अब तुम निकालो s2, s2 कितना, s2 नहीं, फिर तुम s1 प्लस s2 निकालो। इनिशियल स्पीड इतनी थी, टाइम 10 सेकंड था, a/2 इंटू 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 100/2a। चाहूँ तो मैं उसको 50 भी लिख सकता हूँ, बट मैंने ऐसे ही लिखा जानबूझ के। बोलो, अरे कहो ना। सो यहाँ से तुम्हारे पास में सुनना, ये s1 प्लस s2 और ये जो 100/2 है, इसको अगर मैं 4 × 25/2 लिख दूँ तो बुरा तो नहीं मान जाओगे कि गुस्सा लग जाएगा तुमको, सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया। कोई नाराज़गी मत करना, मेरे साथ नाराज़ होके जाओगे भी कहाँ। ठीक है, इसको मैं 4s1 लिख सकता हूँ कि नहीं। सब बोला करो, सब बोलते रहोगे तो क्या तुम्हें भी लगेगा कि हाँ।
कुछ समझ में आ रहा है अपने को? तो S2 = 3S1 आ गया इससे, आया कि नहीं आया? क्योंकि 4 में से 1 जाते तो कितने आते थे बचपन में? अभी भी उतने ही आते हैं। कितनी अच्छी बात है, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अरे बोलो। अब ये S2 = 3S1 आ गया। इससे ही हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? S1 = कितना? 1/3S2। इज इट ओके? हाँ जी। और टोटल 15 सेकंड में कितना? तो 15 सेकंड की बात करी जाए तो यहाँ पर देखो उसमें कितनी डिस्टेंस चलेगा? S1 + S2 + S3। इनिशियल स्पीड इतनी थी, टाइम a/2 × 15 का स्क्वायर। अब ये तो चलो S1 है, और S2 को अगर मैं 3S1 लिख दूँ तो नाराज़ तो नहीं होगा मेरे से? ये कोई नाराज़गी है? और ये S3, और वो कितना है? 225। तो उसको 9 × 25/2 लिख दूँ तो क्या मैंने मैथमेटिक्स के कोई नियम का उल्लंघन किया है? हैव आई वायलेटेड एनी रूल, एनी लॉ, एनी मेथड ऑफ मैथमेटिक्स? इज इट ओके? ये S1 + 3S1 कितने होते हैं? तुम्हारे भी इतने होते हैं, हमारे भी इतने होते हैं। 4S1 है ये। अरे कहो हाँ। नहीं मतलब ऐसा नहीं कि तुम बोलो कि कानपुर में अलग होते थे, यहाँ अलग होते हैं भैया। अरे मम्मी आपने कहाँ भेज दिया हुआ, देखो अलग चलता है, आपने अलग चलता था। ठीक है, बोलो। तो S3 कितना आ गया? तो S1 = कितना आ गया? बोला आ गया? सो ये तुम्हारे पास में क्या आया? तुमसे S1, S2, S3 में रिलेशन पूछा है। तो S1 कितना आ गया? 1/5 S3। S1 आ गया 1/3 S2। कहाँ गया? ये रहा, बोलो। S1 आ गया 1/3 S2 और S1 आ गया 1/5 S3। सो कॉमनली क्या आ गया? ये आया कि नहीं आया? कर लिया? डन। अब बॉडी हैविंग इनिशियल 0 वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो 5वें सेकंड में क्या होगा? ये तो मतलब फार्मूला लगाना सीधा सीधा। 5वें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए की वैल्यू इतनी है, 5वां सेकंड मतलब 2 × 5 - 1, 9 8 72/2, 36 मीटर आंसर आ गया। बोलो, कुछ है ही नहीं करने लायक? कुछ है क्या? An engine of a car produces acceleration this. If this car pulls another car of the same mass, what would be the acceleration? एक्चुअली ये जो है क्वेश्चन ये उस पर बेस्ड नहीं है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पर बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर। तुमने एक पढ़ा होगा क्वेश्चन, मतलब तुमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा? फोर्स = मास × एक्सीलरेशन, जानते हो? अब मान लो कार का मास m है, एक्सीलरेशन 8 मिला, सॉरी कितना मिला? 4 मिला। अब दूसरी बार भी कार उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन इस बार क्या हुआ? 2 कारें एक साथ जुड़ गई, तो मास इतना हो गया। मान लो कार का इंजन कितना फोर्स लगा रहा है? F फोर्स। कार का इंजन कितना फोर्स लगा रहा है? F फोर्स। तो F फोर्स = क्या होगा? मास × एक्सीलरेशन। F फोर्स = मास × एक्सीलरेशन। ये आया। दूसरी बार क्या हुआ? उस कार के साथ में क्या करा तुमने? एक और कार जोड़ दी, तो मास कितना हो गया? और नया एक्सीलरेशन कितना? मान लिया a'। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 4m = 2m × a'। ये कैंसिल होकर a' की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से पढ़ो। इंजन ऑफ ए कार कैन प्रोड्यूस दिस मच एक्सीलरेशन। भाई कार का इंजन इतना एक्सीलरेशन लगा सकता है। अब इस कार के साथ में तुमने एक और कार को पुल करा रहे हो, तो इंजन तो वही का वही है ना कार का, तो वो तो जितना फोर्स पहले लगाया था अभी भी उतनी फोर्स लगाएगा ना। किन लगाएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब कितना एक्सीलरेशन होगा? तो दोनों बार फोर्स सेम। ये पहली बार की कंडीशन है, दूसरी बार की कंडीशन नहीं आ समझ में? माना कि कार का मास m है, तो फोर्स कितना लगा? m × 4। अब एक कार का मास m, तो 2 कार का मास m + m 2m, फोर्स उतना ही लगेगा दोनों बार। कहो
हो गया? चलो, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इफ द रेशो ऑफ डिस्टेंस, अरे 4th सेकंड और 3rd सेकंड में चली गई डिस्टेंस का रेशो पूछा है, तो 4th सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी और 3rd सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी? क्या लिया दोनों का? a/2 से a/2 क्या हो गया? 2 चौके 8 में से 1 गए तो कितने बचे? और ये आंसर कहो, फार्मूला भेज दे। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पर जो 11 प्रॉब्लम्स दे रखे तुम्हारे मॉड्यूल में, वो भी सारी की सारी मैंने तुमको सॉल्व करवाई है।